अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आप सबका खैर मकदम है। आज की इस नए और लेटेस्ट वीडियो में हम जो चला रहे हैं VVI क्वेश्चन लाए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन और लाजवाब कर सकते हैं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में उर्दू में 95+ लाने की गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को करते हैं तो मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाकर के वहां पहले आप इसका पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 40 तक जो है कर लिया था मुकम्मल। अब हम आज देखने वाले हैं सवाल नंबर 41 से सवाल नंबर 80 तक, ठीक है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को पूरी देखिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से सवालात के जवाब आपको पहले से मालूम थे, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और क्लास 12 में आला से आला नंबर ला सके। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 41 क्या कहता है। सवाल नंबर 41 कहता है कि मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या था। ऑप्शन ए है आराइश महफिल, ऑप्शन बी है नौतर जमरसा, ऑप्शन सी है गंज खूबी, ऑप्शन डी है फसाने अजायब। तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? नौतर जमरसा। नौतर जमरसा जो है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम था। अब चलते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। देखें सवाल नंबर 42 क्या कहता है, टोबाटेक सिंह अफसाना का खालिक कौन है। यानी आपकी किताब में एक अफसाना दिया हुआ है, कहानी जिसका नाम है टोबाटेक सिंह, उसी अफसाने के राइटर का नाम पूछ रहा है, मुसन्निफ का अफसाना निगार का नाम पूछ रहा है। तो देखें ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बैदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है सआदत हसन मंटू, ऑप्शन डी है कृष्ण चंद्र। सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? सआदत हसन मंटू जो है टोबाटेक सिंह अफसाने के खालिक हैं, राइटर हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 43 की तरफ। देखें सवाल नंबर 43 क्या कहता है, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिल्फ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है खाका, ऑप्शन डी है नज्म। तो सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, नावल से है। अब चलते हैं सवाल नंबर 44 की तरफ। देखें सवाल नंबर 44 क्या कहता है, अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है 1865 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1850 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1855 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1845 ईस्वी। तो सवाल नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1845 ईस्वी। अब चलते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। देखें सवाल नंबर 45 का आता है कि इंशाइया कैसी सिंफ है। ऑप्शन ए है शेरी सिंफ, ऑप्शन बी है नसरी सिंफ, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इंशाइया है वो एक नसरी सिंफ है। कैसी सिंफ है भाई? तो नसरी सिंफ, क्योंकि हम नसरी सिंफ उस सिंफ को कहते हैं जिसे हम आम बोलचाल की तरह पढ़ते हैं, और ये जो इंशाइया है उसे हम कहानी की तरह आम बोलचाल की तरह पढ़ते हैं, ना कि शेर व शायरी के अंदाज में गुनगुना के। क्योंकि जिस सिर्फ को हम गुनगुना के पढ़ते हैं वो शेरी सिर्फ कहलाता है, और जिस सिर्फ को हम आम बोलचाल की तरह पढ़ते हैं वो नसरी सिर्फ कहलाता है। तो यहाँ पर जो इंशाइया है उसे हम कहानी की तरह पढ़ते हैं, आम बोलचाल की तरह पढ़ते हैं। इसीलिए सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नसरी सिर्फ। अब चलते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। देखें सवाल नंबर 46 क्या कहता है, ईवान गजल किसका नावल है। ईवान गजल किसका नावल है। ऑप्शन ए है खरतुल ईद हैदर का, ऑप्शन बी है जीलानी बानो का, ऑप्शन सी है इस्मत चुगताई का, ऑप्शन डी है शकीला अख्तर का। तो सवाल नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीलानी बानो का। ईवान गजल किसका नावल है भाई? तो जीलानी बानो का। अब चलते हैं सवाल नंबर 47 की तरफ। देखें सवाल नंबर 47 क्या कहता है, बागो बहार किस शहर में लिखी गई थी। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, ऑप्शन डी है पटना में। तो सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? कोलकाता में। और मैं बता दूं कोलकाता में कहाँ लिखी गई थी, तो
फोर्ट विलियम कॉलेज में, याद रखिएगा विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है ये बागो बहार नाम की तसनीफ लिखी गई थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 48 की तरफ। देखें सवाल नंबर 48 क्या है कि नज्म मेरा सफर के शायर का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अमीर हनफी, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है औकाफ हुसैन हाली, ऑप्शन डी है मखदूम मुहीउद्दीन। तो सवाल नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अली सरदार जाफरी जो है नज्म गुफ्तगू के शायर हैं। मैं आपको बता दूं अली सरदार जाफरी का एक और नज्म आपके किताब में शामिल है जिसका नाम है गुफ्तगू। क्या नाम है भाई? तो गुफ्तगू। गुफ्तगू नज्म के शायर भी जो है अली सरदार जाफरी हैं और नज्म मेरा सफर के शायर भी जो है अली सरदार जाफरी हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 49 की तरफ। देखें सवाल नंबर 49 क्या है कि अरबो हिंद के ताल्लुकात किसकी मशहूर किताब है? ऑप्शन ए है आली, ऑप्शन बी है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन डी है शिबली नौमानी। तो मैं आपको बताता चलूं कि सवाल नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी। क्या? सैयद सुलेमान नदवी जो है इस किताब के मुसन्निफ है। किताब का नाम क्या है? तो अरबो हिंद के ताल्लुकात। अब चलते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। देखें सवाल नंबर 50 क्या कहता है कि शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मतला, ऑप्शन बी है मक्ता, ऑप्शन सी है तखल्लुस और ऑप्शन डी है उर्फ। तो सवाल नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गजल, तो उसमें पढ़ा होगा कि मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब में जो गालिब है वो तखल्लुस है। ठीक है, यगाना चंगेजी में जो यगाना है वो तखल्लुस है। तो ये तखल्लुस कहते हैं जो शोरा हजरात अपने नाम का या फिर एक छोटा सा एक मुख्तसर सा नाम अपने शेर व शायरी के आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 51 की तरफ। देखें सवाल नंबर 51 क्या कहता है? सवाल नंबर 51 कहता है मोहम्मद के आदाद बताइए। मोहम्मद के आदाद बताइए। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 87, ऑप्शन सी है 91, ऑप्शन डी है 92। तो सवाल नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 92। आप लिखते होंगे हर जगह 786/9। तो 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये जो 92 है इसका मतलब होता है मोहम्मद, याद रखिएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। सवाल नंबर 52 क्या कहता है? ऐसी नज्म क्या कहलाती है जिसमें किसी के मौत पर जज्बात का इजहार होता हो? तो ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है रुबाई। तो सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मरसिया। अब चलते हैं सवाल नंबर 53 की तरफ। देखें सवाल नंबर 53 क्या कहता है? अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? ऑप्शन ए है मौत के बाद कांधा देने का, ऑप्शन बी है बच्चों की परवरिश का, ऑप्शन सी है झूठ ना बोलने का, ऑप्शन डी है नमाज पढ़ने का। तो सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौत के बाद कांधा देने का जो है अम्मू ने अपने बेटों से प्रॉमिस लिया था। अब चलते हैं सवाल नंबर 54 की तरफ। देखें सवाल नंबर 54 क्या कहता है कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है मीर अली अनीस, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली बबर, ऑप्शन सी है अली अनीस, ऑप्शन डी है मीर बबर अली अनीस। तो सवाल नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? मीर बबर अली अनीस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मीर बबर अली अनीस। अब चलते हैं सवाल नंबर 55 की तरफ। देखें सवाल नंबर 55 क्या कहता है? जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है प्रॉमिस, ऑप्शन सी है भोले बिसरे गीत, ऑप्शन डी है तोबा टेक सिंह। तो सवाल नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? प्रॉमिस।
अब चलते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। देखें सवाल नंबर 56 क्या कहता है कि निसाब में शामिल नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जबान में किया गया है। सवाल क्या कह रहा है कि निसाब में शामिल जो एक नज्म है हम नहीं जानते, इसका तर्जमा किस जबान में किया गया है। तो सवाल ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है जर्मन और ऑप्शन बी है इतालवी। तो सवाल नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इतालवी। ये जो हम नहीं जानते जो नज्म है वो इतालवी जबान में था। कौन सी जबान में? इतालवी जबान में था। इसको उर्दू जबान में जो है जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उनका नाम है जाहिदा जैदी। क्या नाम है? जाहिदा जैदी नाम है। जाहिदा जैदी ने इस नज्म को इतालवी जबान से उर्दू जबान में ट्रांसलेट किया था, आप याद रखेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 57 की तरफ। सवाल नंबर 57 क्या कहता है? खलीलुर रहमान आजमी का ताल्लुक किस मारूफ अदारे से था। ऑप्शन ए है जामिया उस्मानिया से, ऑप्शन बी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन सी है दारुल मुसन्निफीन से, ऑप्शन डी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो सवाल नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कहाँ से था? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। अब चलते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ। देखें सवाल नंबर 58 क्या कहता है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन था। ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी है मंटू, ऑप्शन डी है फरहतुल्लाह बेग। तो सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? फरहतुल्लाह बेग। और पहला खाका कौन है? तो नजीर अहमद की कहानी। क्या? नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये वाला जो ये है खाका है वो उर्दू का सबसे पहला खाका है और फरहतुल्लाह बेग उर्दू के सबसे पहले खाका निगार है। अब चलते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। देखें सवाल नंबर 59 क्या कहता है? गुबारे खातिर के मुसन्निफ का क्या नाम है। गुबारे खातिर के मुसन्निफ का क्या नाम है। ऑप्शन ए है मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है मेहदी अफारी, ऑप्शन डी है अब्दुल माजिद। तो सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। अब चलते हैं सवाल नंबर 60 की तरफ। देखें सवाल नंबर 60 क्या है कि जोश मिली आबादी की खुदनविश्त की निशानदही कीजिए। जोश मिली आबादी की खुदनविश्त की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है रूह अदब, ऑप्शन बी है नक्शो निगार, ऑप्शन सी है कतरे कलजम, ऑप्शन बी है यादों की बारात। तो सवाल नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? यादों की बारात। ये जो है जोश मिली आबादी की एक खुदनविश्त का नाम है। अब चलते हैं सवाल नंबर 61 की तरफ। देखें सवाल नंबर 61 क्या है कि ज़ेरे निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है। ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन डी है कृष्ण चंद्र। तो सवाल नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? राजेंद्र सिंह बेदी। क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो क्वारंटीन अफसाने के अफसाना निगार है। अब चलते हैं सवाल नंबर 62 की तरफ। देखें सवाल नंबर 62 क्या कहता है? भोले बिस्से गीत के तख्लीककार कौन है। आप देख लिए कि राइटर से सिर्फ कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप बेहतर से बेहतर राइटर नेम याद कर लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर क्या है। जैसे मान के चलो ये जो भोले बिस्से गीत है वो क्या है, तो एक अफसाना है। जैसे मैं कह दूं नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये क्या है, तो एक दास्तान है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। जैसे पूछ दे हिजरत क्या है, तो वो एक इंशाइया है। तो याद रखिएगा, राइटर नेम याद कर लीजिएगा और कौन सी सिंफ क्या है वो भी याद कर लीजिएगा। देखें सवाल नंबर 62 है, भोले बिस्से गीत के तख्लीककार कौन है, राइटर का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शफी जावेद, ऑप्शन बी है शौकत हयात, ऑप्शन सी है जिलानी बानो, ऑप्शन डी है सलाम बिन रज़ाक। तो सवाल नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? शफी जावेद जो है भोले बिस्से गीत के तख्लीककार हैं, यानी अफसाना निगार हैं। चलते हैं सवाल नंबर 63 की तरफ। देखें सवाल है कि अरशद किस अदद के बराबर है। अरशद किस अदद के बराबर है। तो ऑप्शन ए है 505, ऑप्शन बी है 506, ऑप्शन सी है 507, ऑप्शन डी है 807। तो सवाल नंबर
63 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا 505۔ یہ جو ارشد ہے وہ 505 عدد کے برابر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے عدد نکالا جاتا ہے میتھمیٹکس کی طرح۔ کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ تو حروف ابجد سے۔ کس سے؟ حروف ابجد سے۔ حروف ابجد میں کیا ہوتا ہے؟ الف سے لے کر کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں سبھی حروف کے الگ الگ عدد ہوتے ہیں، جیسے الف کا 1 ہوتا ہے، با کا 2 ہوتا ہے، ایسے کر کے سبھی حروف کے الگ الگ عدد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے الف، را، شین اور دال چاروں کا عدد جوڑنے پر جو ہے 505 آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 64 کیا کہتا ہے؟ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ آپشن اے الطاف اللہ خان، آپشن بی ہے اسد اللہ خان، آپشن سی ہے عبداللہ خان، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 64 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی، بالکل رائٹ ہو جائے گا اسد اللہ خان۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی طرف۔ لیکن سوال نمبر 65 کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپشن اے ہے 1882 عیسوی، آپشن بی ہے 1878 عیسوی، آپشن سی ہے 1884 عیسوی، آپشن ڈی ہے 1883 عیسوی۔ تو سوال نمبر 65 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا 1884 عیسوی کو جو ہے یگانہ چنگیزی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 66 کیا ہے؟ جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپشن اے ہے 1902 عیسوی، آپشن بی ہے 1901 عیسوی، آپشن سی ہے 1900 عیسوی، آپشن ڈی 1903 عیسوی۔ تو سوال نمبر 66 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ 1902 عیسوی میں جے پرکاش نارائن کی پیدائش ہوئی تھی، جن کو ہم شارٹ میں جے پی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 67 کیا ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ آپشن اے ہے رشید احمد صدیقی، آپشن بی ہے مولوی عبدالحق، آپشن سی ہے فرت اللہ بیگ، آپشن ڈی ہے منٹو۔ تو سوال نمبر 67 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی، بالکل رائٹ ہو جائے گا فرت اللہ بیگ۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 68 کیا کہتا ہے کہ ادبی اعتبار سے ذوق کس عدد کے برابر ہے؟ آپشن اے ہے 800، آپشن بی ہے 900، آپشن سی ہے 700، آپشن ڈی ہے 1000۔ تو سوال نمبر 68 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا 900 کس کے برابر ہے؟ تو 900 کے برابر ہے۔ ذو کا جو عدد ہوتا ہے حروف ابجد میں وہ کتنا ہوتا ہے؟ 900 ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 69 کیا کہتا ہے کہ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے؟ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے؟ آپشن اے ہے قطعہ، آپشن بی ہے قصیدہ، آپشن سی ہے مرثیہ، آپشن ڈی ہے مثنوی۔ تو سوال نمبر 69 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا قصیدہ کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہی اسے ہے جس میں کسی بھی شخص کی تعریف کی جائے یا کسی چیز کی بھی تعریف کی جائے، یا پھر جس میں کسی بادشاہ وقت یا حکمراں وقت کی تعریف شاعر انعام کے لالچ میں کرتا ہے، اسے بھی ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 70 کیا کہتا ہے؟ نذیر احمد فرت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد فرت اللہ بیگ کے کون تھے؟ آپشن اے ہے شاگرد، آپشن بی ہے والد، آپشن سی ہے استاد، آپشن ڈی ہے چچا۔ تو سوال نمبر 70 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی جو بالکل رائٹ ہو جائے گا، استاد تھے۔ نذیر احمد فرت اللہ بیگ کے کون تھے؟ استاد تھے، اور فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے کون تھے؟ تو شاگرد تھے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 71 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 71 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 71 ہے کہ شامل نصاب داستان کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے رجب علی بیگ سرور، آپشن بی ہے رتن ناتھ سرشار، آپشن سی ہے میر امن دہلوی، آپشن ڈی ہے ملا وجہی۔ تو سوال نمبر 71 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا، رجب علی بیگ سرور۔ کیا جائے گا؟ رجب علی بیگ سرور جو ہے یہ داستان کے رائٹر ہیں، داستان کے۔ دیکھو دوستوں، یہ جو سوال نمبر 71 ہے، شامل نصاب داستان کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے رجب علی بیگ سرور،
ऑप्शन बी है रतन नाथ सरशार, ऑप्शन सी है मीर अमन देलवी, ऑप्शन डी है मुल्ला वजही। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सवाल नंबर 71 है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा, क्योंकि रजब अली बेग सरवर जो है वो भी दास्तान के ही मुसन्निफ है और मीर अमन देलवी जो है वो भी दास्तान के ही मुसन्निफ है। अब चलते हैं सवाल नंबर 72 की तरफ। देखें सवाल नंबर 72 क्या कहता है? मिजाज लखनवी की कौन सी नज्म शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है दीवाना, ऑप्शन बी है आवारा आवाज, ऑप्शन सी है गवारा, ऑप्शन डी है परवाना। तो सवाल नंबर 72 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो है टाइपिंग में गलत है, यहाँ पर आवाज नहीं आवारा होगा। क्या होगा? आवारा होगा, याद रखिएगा। क्या होगा भाई? तो आवारा। ये आवारा जो नज्म है वो मिजाज लखनवी का है जो कि हमारे किताब में शामिल है। अब चलते हैं सवाल नंबर 73 की तरफ। देखें सवाल नंबर 73 क्या है? इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है सलाम बिन रज़्ज़ाक, ऑप्शन बी है जीलानी बानो, ऑप्शन सी है शफी जावेद, ऑप्शन डी है सआदत हसन मंटू। तो सवाल नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सलाम बिन रज़्ज़ाक जो है वो इब्राहिम सक्का अफसाना के मुसन्निफ है, अफसाना निगार है। अब चलते हैं सवाल नंबर 74 की तरफ। देखें सवाल नंबर 74 क्या कहता है कि ज़ेरे निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बैदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी है कृष्ण चंद्र। तो सवाल नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? राजेंद्र सिंह बैदी। अब चलते हैं सवाल नंबर 75 की तरफ। देखें सवाल नंबर 75 क्या कहता है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? ऑप्शन ए है नाम दो माली, ऑप्शन बी है कंदन, ऑप्शन सी है शीश महल, ऑप्शन डी है डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी। तो सवाल नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये जो है उर्दू का सबसे पहला बाज़ाब्ता खाका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 76 की तरफ। देखें सवाल नंबर 76 क्या कहता है? एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1913 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1914 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1915 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1916 ईस्वी। तो सवाल नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1914 ईस्वी को हुई थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 77 की तरफ। देखें सवाल नंबर 77 क्या कहता है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ था? जो राजेंद्र सिंह बेदी है उनका इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1983 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1984 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1985 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1986 ईस्वी। तो सवाल नंबर 77 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1984 ईस्वी। और याद रखिएगा इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1915 में हुआ था। कहाँ? तो लाहौर में। कहाँ? तो लाहौर में जो है इनकी पैदाइश हुई थी 1915 में। और इंतकाल कब हुआ था? तो इंतकाल हुआ था 1984 हुए थे तब 1984 ईस्वी को। कहाँ? तो बम्बई में, याद रखिएगा। कहाँ इंतकाल हुआ था इनका? तो बम्बई में। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 78 की तरफ। देखें सवाल नंबर 78 क्या है? एहसान दानिश ने अरबी व फारसी किससे सीखी? ऑप्शन ए है हाफिज मोहम्मद मुस्तफा, ऑप्शन बी है हाफिज मोहम्मद मुर्तजा, ऑप्शन सी है हाफिज मोहम्मद अर्तजा, ऑप्शन डी है हाफिज मोहम्मद महमूद शेरानी। तो सवाल नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाफिज मोहम्मद मुस्तफा से एहसान दानिश ने अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। अब चलते हैं सवाल नंबर 79 की तरफ। देखें सवाल नंबर 79 क्या कहता है? इनमें से कौन फिल्मी शायर है? इनमें से कौन फिल्मी शायर है? ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन डी है मोहम्मद रफी सौदा। तो सवाल नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? साहिर लुधियानवी जो है वो फिल्मी शायर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 80 की तरफ जो कि आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखें सवाल नंबर 80 क्या कहता है? इनमें से
کون شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ ان میں سے کون شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ آپشن اے ہے راسخ، آپشن بی ہے شاد، آپشن سی ہے یگانہ، آپشن ڈی ہے ناسخ۔ تو سوال نمبر 80 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ ان میں سے جو ہے ناسخ جو ہے وہ عظیم آبادی نہیں ہے، یعنی یہ جو ناسک ہیں ان کا تعلق پٹنہ سے نہیں ہے، یعنی کہ جن کا تعلق پٹنہ سے رہتا ہے ان کو ہم عظیم آبادی کہتے ہیں، کیونکہ جو پٹنہ کا پرانا نام تھا وہ تھا عظیم آبادی، یاد رکھیے گا۔ تو دوستوں آج کا کلاس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کلاس کیسی لگی اور ان میں سے کتنے کویشچن آپ کو پہلے سے یاد تھے اور کتنے نئے سوال کے جواب آپ کو سیکھنے کو ملے، یہ نیچے کمنٹ میں لکھ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی جو ہے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میں اس طرح کے اور ویڈیو بنا پاؤں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، خدا حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔